आज का जो लेक्चर है उसका नाम है इटरेटिव सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे और सॉल्व इन वन या टू वे। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, बाय डायरेक्ट कैलकुलेशन जैसे मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन और बाय इटरेटिव प्रोसीजर दैट जनरेट एक सीक्वेंस ऑफ वेक्टर, जिसमें एक सीक्वेंस वेक्टर का सीक्वेंस जनरेट करते हैं दैट अप्रोच द एग्जैक्ट, जिससे हम एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं। When the coefficient matrix is large, जब coefficient matrix large and pair यानी with high proportion of zero, यानी बहुत ज़्यादा zero entries हों, iterative algorithm can be more rapid, ये iterative algorithm बहुत तेज काम करता है than the direct method थे जैसे matrix factorization and can require less computer memory, इसमें computer memory कम इस्तेमाल होती है। Also iterative precision may be stopped as soon as इटरेटिव प्रोसेस जो होता है वो रुक जाता है बहुत जल्दी जब अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इज सफिशिएंटली एक्यूरेट, जब जो सॉल्यूशन है सफिशिएंटली एक्यूरेट हो फॉर अ प्रैक्टिकल वर्क। आगे जब आप एग्जांपल करेंगे तो इसको आप ये अच्छे तरीके से ये क्लियर होगा। ये जस्ट थ्योरी है इसको समझने के लिए। जनरल फ्रेमवर्क ऑफ एन iterative solution of Ax equal to b. Throughout the section, पूरे सेक्शन A is an invertible matrix, A जो होगा invertible matrix यानी कि जो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। The goal of an iterative logarithm is to produce a sequence of vector. इसका जो मकसद है, जो गोल है कि एक प्रोड्यूस करें एक सीक्वेंस ऑफ वेक्टर, जैसे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर k तक चला जाता है। That convert to the unique solution says x की पावर स्टेरिक, यानी कि एक सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ट करता है जैसे x की पावर स्टेरिक ऑफ ax इक्वल बी, जो ax इक्वल टू बी का है। इन द सेंस दैट, इस सेंस में दैट इंट्रीज इन x की पावर k आर क्लोज्ड, इंट्री जो बिल्कुल क्लोज होगी जो उनके जवाब एट डिजायर द करस्पॉन्डिंग इंट्रीज इन x स्टेरिक फॉर ऑल k सफिशिएंटली लार्ज, जब k की वैल्यू लार्ज होगी तो जो x की पावर k है वो जिसकी इंट्रीज है वो क्लोज होती जाएगी। टू डिस्क्राइब अ रिकर्शन एल्गोरिथम दैट प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करते हैं x की पावर k प्लस 1, ये k तक जाएगा और k प्लस से आगे भी जोड़ जाएगा। फ्रॉम k की पावर x उसके आगे जो इंट्री हम हासिल करेंगे। वी राइट a इक्वल टू m माइनस एन, ए को मैट्रिक्स है और m माइनस एन वो मैट्रिक्स फर्स्ट सुटेबल मैट्रिक्स m एंड n। देन वी राइट द इक्वेशन, दोबारा इक्वेशन को लिखेंगे ax इक्वल टू b एज mx को मल्टीप्लाई करेंगे और x को इक्वल टू b आना चाहिए एंड mx इक्वल टू nx प्लस b। इफ द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस x की पावर k सेटिस्फाइज, देन होगा इक्वेशन बनेगी m x की पावर के लिए प्लस 1 इक्वल टू n x की पावर k प्लस b, यानी कि जो k की जो वैल्यू होगी और k प्लस 1 से एक वैल्यू बड़ी होगी, k 0 से लेकर आगे तक है जो भी वैल्यू है। इफ द सीक्वेंस कन्वर्ट टू द सम वेक्टर x स्टारिक, अगर वो जो सीक्वेंस है किसी वेक्टर x स्टारिक तरफ कन्वर्ट करता है, देन इट कैन बी शो दैट, तो ये शो करता है कि x स्टार इक्वल टू b है। द वेक्टर ऑन द लेफ्ट अप्रोच m x स्टार while the vector on the right approach x star plus b. This implies that mx star equal to nx star plus b and a x star equal to b. आगे फॉर x की पावर k प्लस 1 टू बी यूनिकली स्पेसिफाइड इन 1, इक्वेशन 1 में a मस्ट बी इन्वर्टिबल, वहाँ m मस्ट बी मल्टीपल, वहाँ m भी इन्वर्टिबल होना चाहिए, यानी कि m का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। आल्सो m शुड बी चूजन सो दैट x equal to k plus 1 is easy to calculate. There are two iterative methods below to illustrate two simple choice for m. यहाँ दो नीचे सादा एग्जांपल दी गई है समझने के लिए।
या जो पहला मेथड है वो है जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड के लिए से सॉल्व करेंगे। दिस मेथड assume that the diagonal entries of A are not zero। यहाँ जो जैकोबी मेथड है, यहाँ जो डायगोनल एंट्रीज होगी किसी मैट्रिक्स की वो तमाम नॉन जीरो होनी चाहिए। चूजिंग M as a diagonal matrix from the diagonal entries of A, ये कि जो ए मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्री है उनसे ये एम मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि जो ए की डायगोनल एंट्री होगी उसमें से जो मैट्रिक्स बनेगा वो एम बनेगा। सो नेक्स्ट हम करेंगे, जो एन हासिल करेंगे उसे एम मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो एन मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। आगे बनेगा एम एक्स की पावर के प्लस वन इक्वल टू एम माइनस ए एक्स की पावर के प्लस बी। For simplicity, we take the zero vector as x power 0 as for initial approximation। पहली इंट्री के लिए हम x की तमाम वैल्यू 0 लेंगे। ये एग्जांपल है। एग्जांपल 1 है अप्लाई जैकोबी मेथड टू द सिस्टम में जैकोबी मेथड को से सॉल्व करें। यहाँ दिया हुआ है कि x 10x1 प्लस x2 माइनस x इक्वल टू 18x1 प्लस 15x2 प्लस x3 इक्वल टू माइनस 12 और माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 20x इक्वल टू 70। ये दिया हुआ है टेक x की पावर 0, यानी कि x की तीनों जो इंट्री ने पहले 0 लेनी है इनिशियल x की अप्रोक्सीमेशन, जो पहली इब्तदाई अप्रोक्सीमेशन है टू द सॉल्यूशन एंड यूज 6 इटरेशन, यानी 6 इटरेशन हमें बनानी है। दैट इज कंप्यूट x1 से x6 तक। सॉल्यूशन है फॉर सम के कोई चीज है, यानी कि x की पावर k को लिखेंगे। ये एंट्रीज है x1 x2 x3, ये कॉलम की शक्ल में तो हम इस तरह कॉमा डाल के इस लिख सकते हैं, और x k प्लस 1 जो एंट्री है वो उसको y के इक्वल रखते हैं। फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट एम एन एन फ्रॉम ए। जो ए मैट्रिक्स है ये बनाया हुआ है, इसके जो कोफिशिएंट है जो ऊपर वाली जितनी भी इक्वेशंस हैं x1 x2 x3 की वैल्यू में, और यहाँ से हम m और n मैट्रिक्स हासिल करेंगे। ये मैट्रिक्स ये है, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको दरमियान में लिख लिया। ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये 10 15 20, तो फिर डायगोनल एंट्री को यहाँ लिख दिया, ये डायगोनल एंट्री यहाँ, और बाकी जो है उनको 0 0 पुट कर दिया, ये एम मैट्रिक्स बन गया। तो अब एम मैट्रिक्स जो है ये जहाँ डायगोनल एंट्री लिखी थी एक मैट्रिक्स थी, उसमें ए मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो ये एन मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। ये एन मैट्रिक्स बन गया, ये वाला, ये एन मैट्रिक्स है। नो द रिकर्शन एम एक्स की पावर के प्लस 1 इक्वल टू एम माइनस ए एक्स की पावर के प्लस बी, ये लिखना है, ये बनाना है। ये आ गया एम, और ये k प्लस 1 इक्वल टू ये y के इक्वल था, y1 y2 y3 ऊपर हमने मेंशन कर दिया। ये दिया हुआ है, ये वाला ये, तो इसको जगह y की वैल्यू पुट की, और ये आगे m माइनस एन, ये m माइनस एक से जो आया, जो वैल्यू हम आई है वो ये है, यानी n मैट्रिक्स है, और ये x की पावर के ये x की वैल्यू है, और प्लस b ये b के जो वैल्यू है पहले हमें दी हुई है मैट्रिक्स में, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये दी हुई है। अब k की वैल्यू हम चूज करेंगे 0 से 6 तक। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया
तो ये आ गया 10y1, 15y2 और 20y3, यानी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया इन दोनों को। अब फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये चीज बन जाती है 0x1 माइनस x2 प्लस x3, और इसी तरह ये b की वैल्यू ये इसी तरह एज इट इज आ गया। आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑन बोथ साइड। अब ये करस्पॉन्डिंग एंट्री है ये वाली, ये इक्वल आएगी, ये करस्पॉन्डिंग एंट्री है, और इस तरह ये भी है, दूसरी है, और ये तीसरी करस्पॉन्डिंग एंट्री है, इक्वल लिखेंगे। 10y1 इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू 0 है तो जस्ट 0 नहीं लिखेंगे, माइनस 1x1 यानी माइनस x2 और x3 प्लस 18 आ गया, और फिर 15y2 को ये लिखा x1 प्लस माइनस x3 माइनस 15 और 23y3 इक्वल टू x1 माइनस x2 इक्वल टू प्लस 17। अब ये तीन इक्वेशन आ गई हैं। यहाँ हम y को सेपरेट कर लेंगे, यानी y1 के साथ जो 10 है वो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये y2 के साथ जो 15 है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो गया, और 20 है y3 के साथ है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है इक्वेशन 3, y1 की वैल्यू आ गई है माइनस x2 प्लस x3 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 10 माइनस x1 माइनस x3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 15, और y3 की वैल्यू आ गई x1 माइनस x2 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 20। अब ये तीनों वैल्यूज आ गई इक्वेशन की। अब इनमें हम x की वैल्यू पुट करें, पहले x की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे और k इक्वल टू 0। तो k इक्वल 0 के लिए क्या है, x की ऊपर जो वैल्यू है पावर में 0 है, तो x की तीनों वैल्यू x1 x2 x3 को 0 पुट करेंगे तीन इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 है। अब ये तीनों x1 x2 x3 की जगह तीनों वैल्यू 0 0 पुट करी, तो ये तीनों x माइनस x2 x3 माइनस x1 x3 और x1 माइनस x2 ये तीनों 0 हो जाएंगे, जस्ट ये बच जाएगा। y1 इक्वल टू 18 बाई 10, y2 माइनस 12 बाई 15 और y3 माइनस 7 बाई 20 ये वैल्यू आ जाएंगी। तो इनको अगर हम दिस सॉल्व करें तो ये 1.8 माइनस 0.8 और 0.85 ये तीनों, यानी कि x1 की ये वैल्यू आ गई है, ये x1 की वैल्यू है। आगे ये फर्स्ट इटरेशन है, फर्स्ट इटरेशन में ये हमें वैल्यू मिल गई है x1 की वैल्यू, जहाँ x की पावर 0 पुट करें की थी तो ये वैल्यू हमें x1 की वैल्यू मिल गई है। अब यही वैल्यू जो है ये x1 की है, ये x2 है, ये x3 है, ये x1, ये x2 है, ये x3 है। ठीक है, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो ये हमें x2 की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट की y1 में, ये x की जगह, x2 की जगह ये x2 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है माइनस 0.8, और x3 की वैल्यू ये 0.85 उसकी जगह ये पुट की, और नीचे दूसरी इक्वेशन में है जहाँ x1 और x3 है, इसलिए x1 और x3 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पुट की, और तीसरी इक्वेशन में x1 और x2 की वैल्यू वो वैल्यू पुट की। तो इनको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, इनको सबको ऐड करके 10 से डिवाइड किया इन तीनों को, जो भी सॉल्व किया तो ये आ गया 1.965 और 0.9767 9.8, ये x की वैल्यू। इसी तरह हम
x3 की ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, x3 की वैल्यू आ जाएगी, x4 की, x5, x6 की वैल्यू निकालेंगे. The x3 are used on the right in equation in 3 as compute the entries in x3 so on. Here the result with calculation using MATLAB. ये MATLAB के लिए हासिल किया है result ported to 4 decimal place तक गया है, ये यहाँ तक ये रिजल्ट आ गया है. If we decide to stop when the entries in k power x and k power k minus 1, ये कि k ये लास्ट है और ये सेकंड लास्ट है k minus 1, अगर इनको दोनों में को दरमियान इंट्री के दरमियान फर्क है, कम है 0.001 से, देन वी नीड 5 इटरेशन. तो फिर हमें 5 इटरेशन रखेंगे, 6 की जरूरत नहीं है. अल्टरनेटिव अप्रोच एक दूसरा तरीका है. If we express the above system, यहाँ इक्वेशन है, यहाँ हम x को पहली इक्वेशन से अलग कर लेते हैं. x को सेपरेट करें तो इनको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये इधर प्लस हो रहे दूसरी जगह माइनस, ये तो माइनस हो रहे दूसरी साइड जाके प्लस, और 10 यहाँ x1 के साथ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा. इसी तरह यहाँ x2 की वैल्यू से निकालेंगे तो ये x1 दूसरी साइड जाके माइनस x1 और ये प्लस x3 ये दूसरी साइड जाके माइनस x3 हो जाएगा, और 15 से डिवाइड कर देंगे. इस तरह ये है इक्वेशन 3 है, माइनस x1 प्लस x2 प्लस 20x3 इक्वल टू 70. ये 70 प्लस x माइनस x2 डिवाइडेड बाई 20 ये आ जाएगा. इसी तरह ये वैल्यू हमारे पास आ गई x1 x2 x3 की. वही तरीका अब पुट करेंगे x1 x3 पहली इक्वेशन के लिए, x की पावर x को 0 0 पुट करेंगे, x की पावर 0 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा की वैल्यू 1.28, x2 की आ जाएगी माइनस 20 और x3 की आ जाएगी माइनस 0.85 जस्ट आ जाएगी. तो x1 की जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई है. ये पुट ऑन द राइट ऑन द इक्वल सिस्टम, ये दोबारा सिस्टम में पुट करेंगे इक्वेशन में. ये x1 के आगे यहाँ x2 की वैल्यू ये होगी माइनस 0.80 और x3 की वैल्यू होगी 0.85. ये पुट किया और 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गई. आगे x2 की वैल्यू इसी तरह और x3 की वैल्यू इस तरह, ये x2 की इटरेशन आ गई. इसी तरह हम x3 x4 x5 की वैल्यू भी ले सकते हैं. अगली एग्जांपल है यूज जैकोबी इटरेशन टू अप्रोच द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम. यहाँ भी ये मेथड इस्तेमाल करेंगे. ये इक्वेशन है, stop the process when entries in the two successive iteration are the same. कहता है कि जो प्रोसेस है वो स्टॉप होना जब दो भी एंट्रीज जो बाद में आती हैं सेम मूवमेंट राउंड टू 4 डेसिमल प्लेस, जब उनके डेसिमल प्लेस राउंड टू 4 हो जाए और वो सेम हो तब उसको स्टॉप करना है. रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यहाँ x1 की वैल्यू निकाल ली, बाकी जो वैल्यू दूसरी साइड पे चली गई तो ये बन गई 0.58.05 x2 प्लस 0.05 x3, और इस x2 की वैल्यू भी आ गई माइनस 1.3 प्लस 0.1 x प्लस 0.1 x3. इस तरह x3 की वैल्यू आ गई 1.8 प्लस 0.1 x माइनस 0.2 x2. इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. ये है x1 x2 x3 की वैल्यू और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है. यहाँ x1 की वैल्यू तो है ही नहीं है तो इसकी जगह 0 आ जाएगा. x2 की वैल्यू है तो माइनस 0.5 और x3 की वैल्यू है 0.05 और ये आ जाएगा. यहाँ x1 x2 x3 आ जाएगा, ये जो माइनस 0.85 है वो यहाँ आ जाएगा. इस तरह सेकंड में
एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ 0.1 आ जाएगा, यहाँ x2 की वैल्यू है ही नहीं है तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। x3 की वैल्यू है 7, यहाँ कोफिशिएंट है 0.1, वो यहाँ आ जाएगा। तीसरे में देखें और जो 1.3 है -1.3 ये दूसरी साइड पर आ जाएगा ये। और इसी तरह 1.a यहाँ आ गया, 0.1 x1 की जगह आ गया, -0.1 x2 यहाँ आ जाएगा और x3 की वैल्यू है ही नहीं, उसकी जगह 0 आ गया। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख लिया। Since we have no special information of the solution, हमें कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ तक लेके जाना है। नो वी विल टेक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x1 x2 x3, पहली अप्रोक्सीमेशन है इसको 0 लेते हैं टू ऑब्टेन द फर्स्ट इटरेट। We substitute these value into the right side of 5, ठीक है। तो इसको y1 के इक्वल रखते हैं, ये वाली 0.85 -3 और 1.8, ये 3 इक्वेशन आ गई हैं। इस तरह इसको यहाँ पुट किया, ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई हैं, 3 वैल्यू आ गई हैं 1.005, 1.035 और 0.2015। अब देखिए कहते हैं रिपीटिंग दिस प्रोसेस, यू प्रोसेस until two successive iteration match 4 decimal place yield the result in the following table। ये देखें आखिरी जो 2 है वो रिपीट होनी शुरू हो गई, ये तो फिर यहाँ तक लेके जाना था कि सिस्टम को जहाँ तक आखिरी 2 इंटीजर रिपीट ना हो। आ गया गॉस साइडल मेथड। इस मेथड में हम क्या करें, द मेथड यूज रिकरेशन 1 with m at the lower triangle part of A। जो m होगा लोअर ट्राइंगल होगा पार्ट ऑफ ए का, ये मैट्रिक्स का, दैट इज m एज द सेम एंट्रीज एज ए ऑन द डायगोनल एंड बिलो। ये उसकी सेम एंट्री जैसे जो डायगोनल की है, जो ए का डायगोनल उसके नीचे एंट्री है उस तरह की होंगी। m एज 0 द बोथ द डायगोनल, जो m की ऊपर जो एंट्री है डायगोनल की वो 0 होंगी। सी द फिगर 1, ये देखिए ए इसकी सारी नीचे एंट्री है, जो ऊपर वाली एंट्री है ये 0 है, लोअर ट्राइंगल पार्ट ऑफ ए। एग्जांपल्स है, अप्लाई द गॉस साइडल मेथड to the system। एग्जांपल बाद विद x की पावर 0 0 0 एंड 6 इटरेशन तक लेके जाना है। वही तरीका जो पहले कर चुके हैं, और के एक पावर x को x1 x2 x3 की तरह लिखना है और k+1 को y1 y2 y3 ये से लिखना है। फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स m and n फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ ए। m and n को हासिल करेंगे कोफिशिएंट ऑफ ए मैट्रिक्स के, ये एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है। सिंस द मैट्रिक्स इज कंस्ट्रक्टेड बाय m मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें टेकिंग द वैल्यू अलोंग द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल। ये डायगोनल है और ये एंट्री हासिल करेंगे डायगोनल के नीचे से, ये वाला पुटिंग द 0 अबव द डायगोनल, डायगोनल के ऊपर जो है ये 0 पुट कर दिए, ये बाकी ये 0 पुट हो गया, ये एम मैट्रिक्स बन गया। अब हमें एन मैट्रिक्स चाहिए तो एम मैट्रिक्स ये लिखा और ये एम है और ये ए है, ये ए मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है तो ये आ गया एन मैट्रिक्स। ये एन मैट्रिक्स बन गई। अब इस तरह एम एक्स की पावर के ये y11 के इक्वल है
और ये m है, ये n है आ गया, क्योंकि m माइनस ए इक्वल टू m के इक्वल है। ये n की वैल्यू आएगी, ये x की वैल्यू, ये x की पावर k x1 x2 के बराबर है, और ये b की वैल्यू जो उसके इक्वल की दूसरी साइड पर इक्वेशन के, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बन गई है। इनको मल्टीप्लाई किया, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया तो ये इसी तरह आ गया। तो इनको आपस में ऐड कर दिया, ऐड किया तो ये चीज बन गई, और ये y1 y2 y3 की ये वैल्यू इस तरह बन गई। कंपेयरिंग द इंटीग्रल बार साइड की इंट्री को कंपेयर किया तो 10y1 इक्वल टू है, ये जो इंट्रीज है ये आ गई है, ये y1 के इक्वल ये वाली, ये बना देंगे इंट्री, ये आगे इस तरह इनको आपस में कंपेयर करके लिख लिया, और इसी तरह अगली भी जो तीसरी रो के उनको भी लिख लिए, कंपेयर कर दिया। फर्दर इम्प्लाइज दैट यहाँ y को अलग कर लिया, जो 10 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, और यहाँ भी y2 को अलग कर लिया, तो y जो है y दूसरी जाओ दूसरी साइड जाके -y1 बन गया, और 15 को डिवाइड कर दी। इस तरह यहाँ y3 है, यहाँ इतने घर आएगा, और -1 उधर उस साइड पे चला गया, +y1 बन गया, और +y2 से जाकर -y2 बन गया, और 20 से डिवाइड कर दीजिए, नीचे बन गया इस तरह। ये इक्वेशन 7 है। Another way to view the 7 to solve the equation in 6 for x1, x2, x3 respectively and regarded the highlighted x as the value। यहाँ x की वैल्यू आ गई है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, y1 y2 भी ये x2 की वैल्यू है, और ये y1 की जगह x1 आएगा। ठीक है, इनको दोबारा x1 x2 x3 की शक्ल में लिख लिया, इक्वेशन 8 बन गई है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? यूज द इक्वेशन टू कैलकुलेट नाउ x1 कॉल्ड y1, जो x1 है इसे y1 भी कहते हैं, फ्रॉम x2 एंड x3। x2 x3 में y x1 है, ठीक है। देन यूज दिस न्यू x1 अलॉन्ग विद x3, फिर x1 को x3 के लॉन्ग इस्तेमाल करेंगे इन द सेकंड इक्वेशन टू कंप्यूट द x न्यू x2, फिर x2 की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। फाइनली इन द थर्ड इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन में द वैल्यू x1 x2 कंप्यूट 3, यानी कि पहली इक्वेशन में हमने यानी x -x और x3 की वैल्यू 0 0 ली है, ताकि हमें x1 की वैल्यू मिल जाए। फिर x1 की वैल्यू को x2 में पुट किया तो हमें x3 की वैल्यू मिल गई। फिर x1 और x1 की वैल्यू को पुट किया तो x3 की वैल्यू मिल गई, x2 की वैल्यू मिल गई। This made the latest information of the variable using the compute new value. A computer program would be statement corresponding to the equation 8। देखिए पहले x को 0 0 पुट किया, x1 x2 x3 को 0 पुट किया, जहाँ x1 था x2 ये भी 0 हो गया, यहाँ भी ये भी 0 हो गया। तो फिर हमारे पास x1 x2 x3 की तीनों की वैल्यू आ गई है। ये x1 की वैल्यू हमें मिल गई है,
1.8, ठीक है। तो इस x1 वैल्यू को यहाँ ये नीचे पुट कर दिया, यहाँ जहाँ x1 था उनकी वैल्यू की जगह ये 1.8 वैल्यू आ गई। तो यहाँ x2 तो 0 था, तो यहाँ में x2 की वैल्यू फिर 92 0 माइनस 0.92 मिल गई। तो फिर इसको x2 की जगह पुट किया तो x3 की ये वैल्यू हमें हासिल हो गई। क्योंकि एक्चुअल में ये जो वैल्यू है जीरो तब नहीं हुई क्योंकि ये y1 y2 ये तीनों वैल्यू थी, इनकी जगह ये हमें ये वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू पुट की गई है। इनकी जगह ये तीनों वैल्यू थी जहाँ जिनकी जगह ये वैल्यू आई है हमें ये वैल्यू इस तरीके से हमने x1 x2 x3 की वैल्यू हासिल की है। तो x1 इक्वल टू x1 की वैल्यू आ गई 1.8 माइनस 92 और 9.3। द एंट्रीज इन आर यूज्ड इन 8। अब इनको इक्वेशन 8 में पुट करें तो इक्वेशन 8 में तो ये इक्वेशन 8 है, तो हमारे पास x2 की x1 बाकी वैल्यू आ जाती है, x1 x2 x3 और x6 तक वैल्यू आई है। देखें आगे ये रिपीट होना शुरू हो गया है। ऑब्जर्व दैट व्हेन k इन 4, जब k 4 में गए हैं, इंट्रीज इन k4 एंड k एंड माइनस 4 आर डिफरेंट बाई लेस देन 3.00। तो k माइनस 1 यानी कि ये है x की पावर 4x की पावर 3 में जो डिफरेंस है 0.00 से लेस देन। तो द वैल्यू इन k6 इन दिस हैपन टू बी एक्यूरेट टू डिजिट डेसिमल प्लेस। तो आगे अल्टरनेटिव अप्रोच है, और भी तरीका है इसको निकालने का। यहाँ पहले x को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी जो दूसरे x की वैल्यू दूसरी साइड में चली जाती है और जो x था 10 है वो पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड हो जाता है। यहाँ भी x2 को अलग कर लेंगे, यहाँ से x2 और यहाँ से x3 को अलग करेंगे, इसमें से x1 को अलग करेंगे जो डायगोनल है। इनको अलग किया तो ए बी सी 3 इक्वेशन बन गई। यहाँ पुट x2 और x3 को 0 पुट कर दिया पहली इक्वेशन में, तो x1 की वैल्यू हमारे पास 1.08 आ गई और x3 पुट किया x3 इन b, यहाँ भी x3 को भी 0 पुट किया तो ये x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -92। x1 की पहले वैल्यू बच गई थी उसकी वो तो ये वैल्यू जो पर x1 की वैल्यू आ गई थी 1.8, तो उसको x1 की जगह लिख दिया और x3 की ऑलरेडी 0 थी तो वो b में पुट की। फिर आगे x1 x2 की जो वैल्यू आ गई वो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 3 एंड सी में पुट करेंगे तो हमें x3 की भी वैल्यू आ गई है 0.986। इस तरीके से ये x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई, ये इटरेशन 1 की है। इस तरह सेकंड इटरेशन पुट x2 की जो वैल्यू है इक्वेशन ए में पुट करेंगे, x2 और x3 की जो वैल्यू इक्वेशन ए में, तो हमें x1 मिलेगा। पुट x1 इन सेकंड इटरेशन x3 मिलेगा इन फर्स्ट इटरेशन इन बी में पुट की है जो वैल्यू, और पुट x1 इक्वल टू जो वैल्यू हमारे पास मिली x1 की और x2 की भी जो वैल्यू मिल गई बाद इन इटरेशन सी में पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ इसमें पुट किया जो वैल्यू हमारे पास आ गई थी।
इसी तरह सेकंड इटरेशन में भी इसी तरह जाएंगे। आगे है you guys are to approximate the solution of linear system example 2 to 4 decimal 4 decimal place तक लेके जाना है। As before, we will take x1, x2, x3 equal 0 as a initial approximation. First, we will substitute x equal to 0, x equal to 3 into the right side of the first equation of 4. To obtain a new x1, this will substitute x3 equal to 0 and new x1 into the right side of the second equation to obtain new x2. Finally, we will substitute new x1 and new x2 into right side of the third equation to obtain x3. The computation as follows as ये इक्वेशन 1 में सही से x2 और x3 इक्वल 0 पुट किए तो ये आ गया, x1 की वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में ये पुट कर रहे हैं एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 2 ये एग्जाम्पल 2 है। वैल्यू एग्जाम्पल 2 में पुट की, फिर x2 की वैल्यू आ गई यहाँ तो यहाँ लगा दी, फिर x3 की वैल्यू आ गई x1 ये x2 की वैल्यू आ गई यहाँ और x1 की ये 1.8 ऑलरेडी मौजूद है तो इनको ये वैल्यू आ गई x1 x2 x3। द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इटरेशन इज y1 ये आ गई पहली इटरेशन। सिंपली कंप्यूट सेकंड इटरेशन और इस तरह सेकंड इटरेशन में बन गई है 4 डेसिमल प्लेस की जगह। ये 4 डेसिमल आ गई। A comparison of Jacobi and Gauss-Seidel method. There exist examples where Jacobi method is faster than Gauss-Seidel method. यहाँ क्या Jacobi method तेज है Gauss-Seidel method से, but usually the Gauss-Seidel sequence convert faster. लेकिन Gauss-Seidel में sequence जल्दी convert करता है, mean iteration solution approach to unique solution जल्दी unique solution की point है। As in example 2. If parallel process is available, जो अगर दोनों प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल होंगे जो को भी माइट बी फास्टर जो को भी तेज होगा बिकॉज इंट्रीज इन एक्स पावर के कैन बी कंप्यूटेड सिमल्टेनियसली। देयर आर आल्सो एग्जांपल वेयर ऑन बाथ मेथड फेल, जब बाथ मेथड फेल टू प्रोड्यूस अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अदर एग्जांपल वर a sequence is convergent but convergent too slowly for प्रैक्टिकल यूज, लेकिन बाद कन्वर्जेंट बहुत स्लो होता है। कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ बाथ इटरेटिव मेथड, कौन सी शराइत है जिसमें से दोनों को कन्वर्ज करना चाहिए। फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से देयर इज सिंपल कंडीशन, एक सादा कंडीशन दैट जनरेट बट इज नॉट एसेंशियल, ये जरूरत नहीं है द कन्वर्जेंस ऑफ बाथ जैकोबी एंड गॉस-साइडल सीक्वेंस। दिस कंडीशन इज ऑफन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन के भी सेटिस्फाइड करती है। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर इन लार्ज स्केल सिस्टम बड़े सिस्टम दैट कैन अकर ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सच एज लैप्लास इक्वेशन फॉर स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। क्या कहता है कि ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एक एन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट, उसे स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट बोलेंगे इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच डायगोनल एंट्री एक्सीड द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अदर एंट्री सेम रो। उसमें जो डायगोनल में जो पहली एंट्री है उस रो में जो दूसरी एंट्री है दोनों को जमा करें तो डायगोनल एंट्री जो पहली है वो बड़ी होनी चाहिए।
In this case it can be shows that A is invertible, ये शो करता है A इन्वर्टिबल या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, दैट बाथ जैकोबियन साइडल Gauss Seidel sequence converge to unique solution of Ax equal to B for an initial x power to 0. The speed of convergence depends on how much the diagonal entries dominate the corresponding row. The coefficient matrix in example 1 and 2 are strictly diagonally dominant, but following matrix is not. देखें इसमें 6 है, पहला डायगोनल है, ये बड़ा है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ मान के प्लस हो गया। 2 और 3 को ऐड करें तो 5 बनता है, 6 इनसे बड़ा है। अब यहाँ 4 डायगोनल है, 4 1 और 2 को ऐड करें तो 3 बनता है, यहाँ 4 डायगोनल है, लेकिन यहाँ बड़ा नहीं है, यहाँ बराबर है। ये देखें 3 और 5 को ऐड करें तो ये भी ऐड है। द प्रॉब्लम लाइज और स्ट्रिक्टली ये बड़े होने चाहिए, लेकिन यहाँ लाइज द थर्ड रो 8 इज नॉट लार्जर देन सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर 2 इंट्रीज। बाकी 2 इंट्रीज को जमा करें तो 8 आता है, यहाँ बड़ा आना चाहिए। नोट द प्रैक्टिस प्रॉब्लम बिलो जस्ट ए ट्रिक, यहाँ अगर इस तरह प्रॉब्लम हो जाएगी ट्रिक भी है। अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन को अरेंजमेंट करें दैट सम टाइम वर्क बाद वर्क करने में सिस्टम इज नॉट स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमेन, जब जो सिस्टम में स्ट्रिक्टली डायगोनली ना हो तब। ये देखें ये एक सिस्टम है, इसमें यहाँ 1 है, the system is not strictly diagonally dominant because first row coefficient of first row less than coefficient of 2 और coefficient of 3, यानी कि इसका coefficient है 1 और इसका coefficient है 2 और 3, इन दोनों को ऐड करें तो 4 बनता है, तो 4 इसी coefficient 1 से बड़ा है, लेकिन coefficient ये जो है इस डायगोनल का ये बड़ा होना चाहिए। तो कहता है सो नीदर जैकोबियन और गॉस साइडल मेथड गारंटी टू वर्क, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जैकोबी मेथड या गॉस साइडल मेथड वर्क करेगा। इन फैक्ट बाथ इटरेटिव मेथड प्रोड्यूस सीक्वेंस, जो भी वो इटरेटिव मेथड प्रोड्यूस करेंगे वो फेल हो जाएगा कन्वर्ट करने के लिए। द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है अगर x1 इक्वल टू 3 x2 इक्वल टू x 3 इक्वल टू 1, यहाँ होगा इक्वेशन कैन बी रेंज, यहाँ इक्वेशन का रेंज कर देते हैं। जो पहली और तीसरी रो को आप आपस में यानी कि जो सेकंड रो है इसको थर्ड रो बनाए और जो फर्स्ट रो है इसको सेकंड रो पर ले आए हैं। अब देखें रो को चेंज किया, अब इसकी पहला जो है कोफिशिएंट है 5 और 2 को 2 में ऐड करें तो 4 आता है, यहाँ 5 बड़ा है। अब यहाँ दूसरा ही कोफिशिएंट है 3, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, माइनस को हम इग्नोर करेंगे। यहाँ 3 है 1 और 1 को इसमें कोफिशिएंट 1 1 है, 1 1 को ऐड करें 2 आता है, 3 इनसे बड़ा है। यहाँ तीसरा कोफिशिएंट है 11, तो 4 और 6 को ऐड करें 10 आता है, यहाँ 11 बड़ा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड रो नो द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट। अब स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है, यानी कि जो डायगोनल में है वो लाजमी बड़े हैं। वो नो गॉस साइडल मेथड विल वर्क विद इनिशियली वेक्टर इन फैक्ट x की पावर 0 0, तो 8 इटरेशन ये बन जाती है, वो ये वर्क करे। तो इस तरीके से आगे ये एक्सरसाइज है।